अच्छा जी, अमेंडमेंट्स को हम देखने जा रहे हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जो अमेंडमेंट्स हैं उनको एक क्रिटिकल उनका एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। और इन अमेंडमेंट्स को हम जिन ब्रॉड हेडर्स में देखेंगे उसमें स्ट्रगल फॉर पावर के कौन-कौन सी अमेंडमेंट स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में, देन आपके वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनके लिए क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। देन उसके बाद जनाब आपकी इस्लामिक या शरिया के कॉन्टेक्स्ट में और फिर ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में और फिर आपकी कुछ जनरल प्रोविजंस जो हैं वो कौन सी। सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, हम हर अमेंडमेंट को देखते जाएंगे और उसको फिर हम इन हेडर्स में फिट इन जो है वो करते जाएंगे ताकि हमें अंदाजा होता जाए। हमारा एक एक जो आप कह लें कि एक एनालिसिस हमारे डेवलप होते जाएं। अगले पेज पे हम जा रहे हैं, फिर हम हर इस वापस इधर आया करेंगे और उनको फिर यहाँ पर बीच में इनकॉर्पोरेट कर दिया करेंगे। तो आपकी जनाब फर्स्ट अमेंडमेंट है। फर्स्ट अमेंडमेंट आपकी 1974 की ये अमेंडमेंट और 1974 के कॉन्टेक्स्ट में ये एक आपकी जनरल प्रोविजन है, ये अमेंडमेंट जो आपकी है फर्स्ट अमेंडमेंट 1974 की। इसमें किया क्या था, आपने कुछ नहीं किया, आपने जो ईस्ट पाकिस्तान की प्रोविंस थी उनको निकाल दिया। काफी लोग ये भी समझते हैं कि जनाब ये एक तरह से जो है वो बांग्लादेश की रिकग्निशन जो है वो समझी जाती है। तो ये एक जनरल प्रोविजन है, हमारी जो फर्स्ट अमेंडमेंट है एक जनरल प्रोविजन है। देयर इज नो सच politicization linked with this general provision. However, कुछ हमें पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं कि जी क्योंकि भुट्टो साहब जो है वो एक इस्लामिक कंट्रीज को करीब लाना चाहते थे, मुजीब साहब रिलक्टेंट थे, तो ये फिर तय पाया कि जनाब ये अमेंडमेंट की जाएगी, इस पाकिस्तान की प्रोविजन निकाले जाएंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ बांग्लादेश का कॉन्टेक्स्ट इसके साथ जुड़ता है। सेकंड अमेंडमेंट आपकी ये भी 1974 की अमेंडमेंट है। वजह शोहरत अमेंडमेंट में कई प्रोविजंस होती हैं, लेकिन अमेंडमेंट अपनी वजह शोहरत की वजह से ही यार कि कौन सी उसकी ज्यादा चीज जो है वो फेमस हुई। इसमें जनाब आपने अहमदीज को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया और वो आपने उनको एक माइनॉरिटी अपनी जो है वो डिक्लेयर कर दी। अब ये आपके फिर यहाँ पर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में इस अमेंडमेंट ने फॉल करना है। अब बात ये है कि अहमदीज को आपने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, लीगली डिक्लेयर किया, देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन इट। बट द क्वेश्चन कि क्या स्टेट अहमदीज को की लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी उसको सिक्योर करने में कामयाब हुई है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि हैं तो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही, वो तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। लीगली आपने नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, वो ठीक किया, लेकिन बीइंग अ माइनॉरिटी उनको स्टेट क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकी। और अगर वो आपके इस लीगल फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए आपने क्या फिर प्रोविजंस की, वो एक बहुत बड़ी डिबेट है जिसमें स्टेट मिजरेबली फेल होती हमें नजर आई है लार्जली। आपकी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो अमेंडमेंट्स हैं ये बड़ी मजेदार जो अमेंडमेंट्स हैं जी आपकी, थर्ड भी, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। इसको समझने के लिए ये बेसिकली अपने अंदर स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी है और ये साथ साथ ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, दोनों में ये फॉल करेगी अमेंडमेंट। यानी ये यहाँ पर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी और फिर ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी ये फॉल करेगी अमेंडमेंट। थर्ड अमेंडमेंट जो है वो बेसिकली
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर रखने के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि रियासत प्रिवेंटिव डिटेंशन के टूल को इस्तेमाल कर सकती है, किसी को अरेस्ट कर सकती है, हाउस अरेस्ट कर सकती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में 1975 की उसका टाइम पीरियड इन्होंने एक्सटेंड किया उसमें। काफ़ी 1970s में बलूचिस्तान के ऊपर, और फिर आपके काफ़ी जो अ, अ, ये आपके जर्नलिज्म से वाबस्ता लोग, एकेडेमिया से वाबस्ता लोग, पॉलिटिशियंस, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भुट्टो रजीम की तरफ से ये एक स्ट्रगल फॉर पावर का कॉन्टेक्स्ट भी नज़र आता है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को कंट्रोल करने का, और साइमल्टेनियसली इसको फिर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है वो देखा जाता है। अच्छा, अब होता क्या था कि ये जो आपकी कोर्ट्स होती थी, वो कोर्ट्स आपकी बेल ग्रांट कर देती थी। ठीक है जी। ऐसे प्रिवेंटिव डिटेनिंग कोर्ट्स का सहारा लेते थे, कोर्ट्स में जाते थे कि जी ये नहीं बनता प्रिवेंटिव डिटेंशन, हमें इन्होंने इसकी लपेट में ले लिया, तो ये कोर्ट्स चले जाते थे। और कोर्ट्स जो हैं वो फिर बेल ग्रांट कर देती थी ऐसे केसेस में। सो ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था। तो फिर फोर्थ अमेंडमेंट में क्या किया इन्होंने, ये एक किस्म का रफ वर्क ही समझ लें जो यहाँ बन रहा है। फोर्थ अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट्स को जनाब आपकी वो डिप्राइव कर दिया कि कोर्ट्स बेल ग्रांट नहीं कर सकती जनाब 75 में। यानी जुडिशरी को अपने कंट्रोल, अपने ताबे में रखने की कोशिश की। अगेन स्ट्रगल फॉर पावर भी हो गई, एंड ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी हो गई। ठीक है जी। अब होता क्या था, अब ये कोर्ट्स हैं बेसिकली आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गई, आपकी जो निचले लेवल पर आपकी कोर्ट्स होगी, जहां से लोग जो है वो बेल, सेशन कोर्ट्स हो गई आपकी। तो होता क्या था कि लोग जो है वो फिर हाई कोर्ट रजू कर लेते थे डायरेक्ट। तो जनाब फिर उन्होंने किया क्या, फिफ्थ अमेंडमेंट में इन्होंने हाई कोर्ट्स पे भी इसको अप्लाई कर दिया कि हाई कोर्ट्स भी जनाब ऐसे केसेस में बेल ग्रांट नहीं कर सकती। ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हाई कोर्ट के लेवल तक आप ले गए। सो ये भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी, और स्ट्रगल फॉर पावर भी। अब ये तीनों प्रोविजंस कपल्ड विद, जब आपके कई जजेस तैयार नहीं थे, वो आपको टफ टाइम दे रहे थे कि ये क्या जी कि जुडिशरी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जुडिशरी को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, भुट्टो रजीम को काफी इशू आ रहे थे। तो हमें फिर सिक्स्थ अमेंडमेंट नजर आती है। सिक्स्थ अमेंडमेंट में आपने एज जो लिमिट्स हैं वो लगा दी। आपका चीफ जस्टिस जो है वो 65 साल का जो है, और आपका जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं वो 62 साल की एज, कि भाई जी घरों को जाओ, जो हमारी बात मानेगा वही स्टे करेगा, जो नहीं बात मानेगा नहीं स्टे कैसे। तो जनाब हमें फिर ये सिक्स्थ अमेंडमेंट भी स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में वो नजर आती है, और ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगी, ये स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगी। सो इनएविटेबल कॉन्टेक्स्ट इन अमेंडमेंट्स के साथ जो हमें नजर आता है कि लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और आपकी जुडिशरी, इनके दरमियान एक क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो डेवलप हो गया। वैसे आप ऑन पेपर बड़ा अच्छा कहेंगे जी ठीक है जनाब, एज लिमिट हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी ये स्ट्रगल फॉर पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कौन पावर को सेंट्रलाइज करेगा। और यही चीज फिर हमें सेवंथ अमेंडमेंट में नजर आती है। सेवंथ अमेंडमेंट, ये सिक्स्थ जो आपकी अमेंडमेंट है, ये 76 में, ये भी 76 में। जो आपकी सेवंथ अमेंडमेंट है, ये फिर आपके प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब कोई इशू है तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डायरेक्टली लोगों से ले लें। 77 की ये अमेंडमेंट, ये बड़ा जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो था भुट्टो साहब को। एक कि जनाब पार्लियामान मेरे कंट्रोल में नहीं रहती है,
तो मैं डायरेक्ट लोगों से जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लूँ। सो ये भी आपकी स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में आती है, और मज़ेदारी की बात ये है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों से नहीं लिया। हाँ, आपके मिलिट्री रूलर्स ने आके इसका भरपूर इस्तेमाल किया। अमेंडमेंट्स आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर करने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क आपका स्ट्रेंथन करने के लिए, लोगों के सिटीजन्स के फायदे के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शुरू की ही आपके पास जो अमेंडमेंट्स नज़र आ रही हैं, उनमें स्ट्रगल फॉर पावर का एलिमेंट, कि पावर को होल्ड कौन करेगा, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता हमें नज़र आता है। और फिर जब हम आ जाएँ 8th अमेंडमेंट पे, 1985 की अमेंडमेंट है ये, 8th अमेंडमेंट। ये तो स्ट्रगल फॉर पावर की एक अपनी ही पीक है, क्योंकि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, अल्टीमेट मतलब प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट आपका जो है वो एक हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन एक सिंबॉलिक उसकी पिक्चर पोर्ट्रे होती नजर आती है। तो पार्लियामान के पास पावर, अल्टीमेटली पार्लियामान में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर। 77 में पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो गया। 90 डेज का प्रॉमिस था कि जी इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन जो है वो नहीं हो सके, प्रोलॉन्ग होता रहा। मुल्क में जो है वो बदअमनी, और फिर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, और फिर लेजिटिमेसी तो हर मिलिट्री रूलर ट्रेस करता आया ना जी। अयूब खान भी देखें तो उसने भी लेजिटिमेसी के लिए बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी लेक्चर में करवाया था, उसने अयूब खान ने ये इंट्रोड्यूस किया ताकि अपनी लेजिटिमेसी बनाए। तो ज़िया रजीम ने फिर जो है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस दिया, और नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस करवा के आपके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को वो से लेजिटिमेसी बनाने की कोशिश जो है वो करते रहे। अब इंटरनेशनल प्रेशर भी माउंट होता जा रहा था कि भाई इलेक्शन हो नहीं रहे, इलेक्शन हो नहीं रहे, तो इलेक्शन तो करवा दिए जाएं, लेकिन पावर तो पार्लियामेंट के पास है, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन ही होगा जी, लेकिन पावर तो पार्लियामान के पास है। सो आपने पार्लियामेंट बनाई, और फिर उस पार्लियामेंट को आपने फिर रिस्ट्रिक्ट भी तो करना है। तो जनाब प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ, तो एक सॉर्ट ऑफ हमें कहते हैं इसको जो है वो एक सेमी हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे यहाँ आ गया। लार्जली पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट के पास चली गई। इसको 8वीं तरमीम पाकिस्तान की तारीख तरी दौर कहते हैं जी, कि जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो गया, बट लेकिन ये भी स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में ही है, कि पावर किसके पास होगी, कौन सेंट्रलाइज करेगा। सो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि ये शुरू की जो हमारी अमेंडमेंट्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो पीपल को सर्व करने से ज्यादा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में चीजों को देखा जा रहा है। 9th अमेंडमेंट पाकिस्तान की तारीख में ये कभी पास नहीं हुई जी, ये पास नहीं हो सकी, क्योंकि जो है वो सेनेट जो से तो पास होगी, नेशनल असेंबली वो नहीं थी सेशन में, तो ये नहीं पास हो सकी 9th अमेंडमेंट। 9th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू imposition of sharia, imposing sharia। 9th अमेंडमेंट जो फ्लोर पे आ गई, तो वो अमेंडमेंट कहलाएगी जी आपकी, ये ज़हन में रखें। सो 9th अमेंडमेंट इम्पोजिशन ऑफ शरिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकी। अब नहीं हो सकी तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे सेनेटर्स और वो चाहते ही नहीं थे कि ये पास हो। इससे मिलती जुलती एक आगे भी अमेंडमेंट है, जिसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है 13 कह रहा हूँ, 15th अमेंडमेंट है आपकी। 15th अमेंडमेंट की भी नेचर सेम है आपकी, वो भी शरिया की इम्पोजिशन के कॉन्टेक्स्ट में है। 9th और 15th दोनों की नेचर सेम है। ये 85 की है, 1985 की, ये 1990
8 1998 की है। सो ये दोनों ही नहीं पास हुई। अच्छा, इसका ये मतलब है कि आपके लेजिस्लेटर्स जो है वो चाहते ही नहीं कि शरिया इम्पोज़ हो, नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि आप जब शरिया लगाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, नफ़ाज़ होना चाहिए। लेकिन किस ब्रांड की शरिया? तो एट लीस्ट जो है वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल जो है वो पाकिस्तानी जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, वो एक कंसेंसस पे लेके आए तमाम ग्रुप्स के उलमा को और एक कंसेंसस डेवलप करे कि भाई ये शरिया का ब्रांड है और इसको हमने चलाना है। सो ये 15th के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बात सामने आई कि भाई उलमा बैठें और अब आप कंसेंसस के बाद हमें बताएं। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कंसेंसस हुआ हो ही नहीं पाया हमारे यहाँ। सो किसी एक ब्रांड की किसी एक सेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही इंटरप्रिटेशन उसी की अगर कोई इम्पोज करेंगे तो व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द सेक्ट्स और रेस्ट ऑफ द पीपल। सो ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप एक झटके में शरिया जो है उसका नफाज पाकिस्तान में कर दें। करना चाहिए, हम एक इस्लामी रियासत, लेकिन किस ब्रांड की शरिया, ये एक डिबेट की जिस पे आज तक कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका। सो ये चैप्टर तो आपका क्लोज हो गया जी। अब और इसके बाद कोई ऐसी प्रोविजन जो इम्पोजिशन ऑफ इसके साथ की नहीं आनी। आपकी पहली काम की अमेंडमेंट जो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड है जी। अभी तक की जो आपकी अमेंडमेंट्स हैं, ये 10 अमेंडमेंट्स हमने देखी, 9th तक और फिर 15th भी देखी हमने। इन टोटल 10 अमेंडमेंट्स में अभी तक फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बेहतर अमेंडमेंट नहीं आई सामने। फर्स्ट वाली तो ठीक है, आपकी मजबूरी थी, प्रोविजन आपने निकालनी थी। 74 में ना निकालते, बाद में निकालनी पड़ जानी थी आपको। आपने रिकॉग्नाइज तो ज़ाहिर है बांग्लादेश को करना ही करना था, कभी ना कभी तो करना था। द पॉइंट इज कि आप इट वाज इन 19 आई गेस कोई 87 88 में फिर ये जो है वो आपकी अमेंडमेंट 87 88 में पास हो रही है। 9th अमेंडमेंट ये आपकी, सॉरी 10th अमेंडमेंट, ये आपकी जनरल प्रोविजन है जी। 10th अमेंडमेंट में था जनाब आपकी वर्किंग ऑफ नेशनल असेंबली, वर्किंग ऑफ नेशनल असेंबली कि जनाब आपकी नेशनल असेंबली जो है एट दैट टाइम जो डिसाइड हुआ कि 130 डेज से ज्यादा का उसका जो है वो उसको जो है इंटरवल पीरियड नहीं होना चाहिए। तो वर्किंग के कॉन्टेक्स्ट में ये पहली बड़ी अमेंडमेंट हुई 1987 में जो। और इस अमेंडमेंट को वैसे तो मतलब कि आप कहेंगे ना जनरल प्रोविजन है, लेकिन मेरे ख्याल में आपकी तारीख की पहली गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में और जो है वो फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये पहली बड़ी बेहतर अमेंडमेंट जो आई। सो फर्स्ट जो आपकी ये जो अमेंडमेंट्स हैं, 9 अमेंडमेंट्स का और फिर 15th अमेंडमेंट, इन सब में किसी ना किसी तरीके से हमें उन अमेंडमेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ अमेंडमेंट्स की नेचर में और कुछ अमेंडमेंट्स की नेचर पे तो इख्तलाफ नहीं हो सकता। जिस तरह सेकंड अमेंडमेंट बिल्कुल ठीक डिक्लेयर किया नॉन मुस्लिम, लेकिन फिर उसके बाद जो रियासत की जिम्मेदारियां हैं वो रियासत उनमें जो है वो हमें फ्लॉप होती नजर आती है कि अपनी माइनॉरिटीज को सही मायनों में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। सो ये सबसे बड़ी पहली मेरे नज़दीक तो पहली बड़ी अमेंडमेंट वो 10th अमेंडमेंट। देन इसके बाद आपकी 11th अमेंडमेंट है। 11th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी का दौर आ गया था 1988 में, और 11th अमेंडमेंट जो है वो फिर बेनजीर बीबी साहिबा ने जो है वो उनको फ्लोर पे लेके आई। और ये खास तौर पे था जी कि वुमेन की सीट्स को जो है वो इंक्रीज किया जाए नेशनल असेंबली में भी प्रोविंशियल असेंबली में भी। 1989 में ये अमेंडमेंट आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अमेंडमेंट पास नहीं हो सकी।
जो 1988 से 1997 की आपकी ये जो एक सॉर्ट ऑफ हंग पार्लियामेंट थी, इसमें एक ही अमेंडमेंट पास हुई और उस अमेंडमेंट पे भी इशू है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो 12th अमेंडमेंट है आपकी। लेकिन इसके अलावा इस पूरे फेज में कोई अमेंडमेंट पास नहीं हुई, कोई अमेंडमेंट आई ही नहीं। ये आई अमेंडमेंट पास नहीं हो सकी, एक अमेंडमेंट पास हुई और उसके बाद कोई फ्लोर पे आई ही नहीं। हंग पार्लियामेंट के ये बड़े इश्यूज होते हैं। सो इसको सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक एरा कहते हैं जी की क्या डेमोक्रेसी थी कि आप अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे। सो दिस शोज जो है कि पैट्रियार्की भी कितनी हमारे यहाँ डोमिनेंट रही है। इस पे तो 1992 तक बात चलती रही है, इस अमेंडमेंट पे 1992 में ये ड्रॉप हो गई फिर अमेंडमेंट। आप कंसेंसस ही नहीं कर पाए। वुमेन को सीट्स देनी चाहिए आपको जो, लेकिन नहीं कर पाए आप। तो ये आपकी एक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वुमेन लार्जली हमारे जैसे माशरों में एक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में फॉल कर जाती हैं। नहीं हम उतनी ज्यादा उनको वो प्रोविजंस प्रोवाइड कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए। सो वो आपकी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में फॉल कर। सो ये आपकी 11th जो है वो अमेंडमेंट इस कैटेगरी में देखें। अब जब हम पेपर में अमेंडमेंट्स को जब लेके चल रहे होंगे ना, तो हम इन इन अपने 5 ग्रैंड एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में व्यू कर रहे होंगे, तब जरा ज्यादा बेहतर तरीके से हम जो है वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो ये जो है वो एक अच्छा तरीका है इनको डीकंस्ट्रक्ट करके समझने का। 12th अमेंडमेंट 1991, 12th अमेंडमेंट। कराची में बड़ी बदअमनी, बड़े प्रॉब्लम, स्पीडी जस्टिस का तस्वुर, जल्द अज जल्द फैसले करो ताकि एक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। सो आपकी फिर जो है वो स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बनाई गई। 3 साल का इनका टेन्योर था स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स का। अच्छी बात है, इंसाफ जल्द अज जल्द होना चाहिए, पर बहुत जल्द भी नहीं होना चाहिए। आप इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप पे जाके रिपोर्ट्स अगर देखें ना, तो ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स, इस पे आपको बहुत मजेदार एनालिसिस मिल जाए। भाई ट्रायल का जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना जी, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ वो आपकी स्टेट पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है। जब आप ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स को ले आते हैं या आप मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स को ले आते हैं, तो जनाब स्टेट की तरफ से ये बंद डब्बा है प्रूफ का, ये पेश कर दिया गया अदालत में, कोर्ट में। अब ये जो एक्यूज है, इस पे बर्डन है ये साबित करे कि ये प्रूफ जो है वो गलत है। सो अब इसके लिए तो स्टेट मशीनरी उस तरह ऑपरेटिव नहीं होगी। सो ये एसेंशियल आइडिया ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। 2015 में इसी नेचर पर हमारे यहाँ फिर मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं वो भी एस्टेब्लिश हुई थी इन द आफ्टरमैथ ऑफ जो एपीएस अटैक और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ हमारे यहाँ। तो 2015 में जो आपकी 21st अमेंडमेंट आई थी, वो भी इसी पैटर्न पे थी। 2 साल का उसका टेन्योर था, ठीक है जी, 2 इयर्स का। और 2 इयर्स के बाद फिर 23rd अमेंडमेंट में 2017 में इसको जो है वो दोबारा भी जो है वो इनिशिएट किया गया, ठीक है जी, कि अगले 2 साल के लिए जो है वो फिर इसको क्या कहते हैं दोबारा इनिशिएट किया गया, ठीक है जी। इनमें भी यही सेम, ये मिलिट्री आपकी कोर्ट्स थी, ये आपकी ऊपर वाली जो है स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स थी। अब इस तमाम स्ट्रक्चर में ये एक ही पैटर्न है इनका, यानी कि आपकी क्या कहते हैं 12th अमेंडमेंट, उसके बाद 21st और 23rd, ये तीनों में यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में 12th, 21st, 23rd। क्यों? क्योंकि इसको वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स समझा जाता है। जनवरी 2015 में डॉन में आपको आसमा जहांगीर
के जो है वो आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप पे आप चले जाएँ, आपको इसके अगेंस्ट जो है वो इन पे मिल जाते हैं। लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है, अदर साइड ऑफ द कॉइन। अब अदर साइड ऑफ द कॉइन ये है कि स्टेट ने भाई अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी होती है, और रिट एस्टैब्लिश करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस स्टेट को लेने पड़ते हैं। कभी-कभी मेक्सिको ने लिए जनाब, ठीक है? कोलंबिया ने लिए ड्रग माफिया को एड्रेस करने के लिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1980s और 1990s में। सो ये भी आपको इसकी फेवर में भी आर्गुमेंट्स मिल जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, मतलब ये है कि आपका ट्रेडिशनल जो जुडिशियल सेटअप है, उसमें इतने लेकुनाज़ हैं, इतने इश्यूज़ हैं कि आप जो है वो जस्टिस प्रिवेल नहीं करवा पाते, तब आपको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे फिर ये बात तो क्लियर है कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो होती है। क्योंकि ये इंसाफ का वो निज़ाम कि जिसको आप सस्टेनेबल कॉन्टेक्स्ट में नहीं चला सकते। ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकती है, और ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो इसको फिर बड़ा क्रिटिकली देख रहे होते हैं। जो नेशनलिस्ट हैं, वो इन एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं कि भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो दोनों आर्गुमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन ज़्यादा प्रिवेल तो ज़ाहिर है फिर जो एक स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में हम देखें उसमें, तो वो फिर ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो है। सो वो ये भी आ गई, 21st भी आ गई, और 23rd भी इसी पैटर्न में जो है वो फॉल कर गई। ह्यूमन राइट्स की डिबेट ऑफ ह्यूमन राइट्स जनाब, कि वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है या नहीं है। तो आप दोनों कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं हेडर में, कि जनाब ये वायलेशन भी है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नज़दीक, लेकिन नेशनलिस्ट के नज़दीक रिट ऑफ द स्टेट जो है वो इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। उसके बाद एक लंबा ब्रेक है जी आपके यहाँ, क्यों? क्योंकि ये एक ही अमेंडमेंट है 1991 वाली जो हमने बात की ना जी, इस पूरे फेज़ में, जो कि अप्रूव हुई है, और वो भी आपकी जो है वो फिर एक लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में रिट ऑफ द स्टेट का इश्यू था। 1997 में जो आपकी गवर्नमेंट बनी, उसके पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। तो पहला काम इन्होंने क्या किया कि वो जो 8th अमेंडमेंट थी, जिसका सहारा लेके आपके प्रेसिडेंट्स ने 1988 में असेंबली डिसॉल्व की, 1990 में की, 1993 में की, 1996 में की, 58 टू बी, ये जनाब प्रेसिडेंट से ये पावर वापस ली जाए। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही वो असेंबली डिसॉल्व कर सकता है, वरना नहीं कर सकता, खुद नहीं कर सकता। सो जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी, वो दोबारा वापस प्राइम मिनिस्टर के पास आई, इस स्पिरिट के साथ जनाब कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला होगा, और पाकिस्तान में जनाब कॉन्स्टिट्यूशन 73 का ट्रू स्पिरिट में उसको वापस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और उसमें फिर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर। बट जो पॉलिटिकल कल्चर आपका 70s का है, उसमें प्राइम मिनिस्टर पावर को सेंट्रलाइज करता है। 1980s में आपका प्रेसिडेंट पावर को सेंट्रलाइज करता है। 1990s में पावर की एक्सरसाइज आपका प्रेसिडेंट करता है। तो 1997 में जब आप ये आर्गुमेंट देते हैं कि जी जमहूरियत को फरोग देने के लिए और दोबारा से प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर करने के लिए, तो ठीक है, आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, लेकिन जो आपका कॉन्टेक्स्ट है अमेंडमेंट्स का, वो ये साबित करता है कि लार्जली इट इज स्ट्रगल फॉर पावर। सो ये 13th है जी। सो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एट दैट टाइम वो पावर को उसी तरह सेंट्रलाइज करना चाहते थे, कि जिस तरह भुट्टो साहब अपने दौर में पावर को सेंट्रलाइज करना चाहते थे, या जिस तरह 8th अमेंडमेंट के जरिए जियाउल हक पावर को सेंट्रलाइज करना चाहते थे। तो जो आपका बैक एंड में जो आपकी सोच थी, वो तो मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही थी, अंडर द गाब ऑफ के जी हम जनाब जमहूरियत का बोलबाला चाहते हैं, जमहूरियत आए, जमहूरियत फरोग हो पाकिस्तान। अच्छा, इसके बाद आपकी फिर 14th अमेंडमेंट है।
अब 14th अमेंडमेंट आपकी जनरल प्रोविजन है जी, ये तो सीधी-सीधी जनरल प्रोविजन है। लेकिन ये इसको फिर पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है। जनरल प्रोविजन 1997 की अमेंडमेंट है। जनरल प्रोविजन तो इस तरह है कि 1990s की अगर आप अपनी हिस्ट्री पढ़ें ना, तो इसमें हमें ऐसे कई मज़ेदार डेवलपमेंट्स मिलती हैं कि जहाँ पर लेस देन 2 डज़न आपके पास मेंबर्स हैं और आप सीएम पंजाब के बन गए जी। ये बहुत बड़ी मियां मंजूर भट्टू, बहुत बड़ी एग्जांपल। हॉर्स ट्रेडिंग के जिसके लिए वर्ड यूज होता है, और फिर यानी पॉलिटिकल मैनूवरिंग और शिफ्टिंग ऑफ द लॉयल्टीज, हमें 1990s में फ्लोर में आप लेट्स से ये आपकी पार्टी है, स्टार पार्टी है, स्टार पार्टी से आप फ्लोर पे आ गए, लेकिन फ्लोर पे आके आप मून पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया, आपकी असम्बली भी रही, मेंबर भी रहे आप, और जनाब आपको कोई पूछने वाला भी नहीं, और आप अपने लॉयल्टी आपने शिफ्ट कर ली। सो जी अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप स्टार पार्टी के टिकट पर असेंबली में आए हैं, तो आप स्टार पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपको पीपल ने बेसिकली इस स्टार पार्टी को वोट दिए जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इफ यू वुड शिफ्ट योर लॉयल्टी, तो फिर आप पार्टी से जो है, तो इसको पार्टी डिफेक्शन बिल भी कहा जाता है। इसकी मैनिफेस्टेशंस हुई ना आगे, आपके जावेद हाशमी साहब ने पार्टी तब्दील की, असेंबली को शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी शिफ्ट की, उनको असेंबली से इस्तीफा देना पड़ा, छोड़ना पड़ा उनको। सो ये अच्छी चीज है कि जो पॉलिटिकल करेक्टर है वो अ, आपके पॉलिटिशियंस का डेवलप हो, तो ये अच्छी चीज है। तो इसको डेफिनेटली आप जो है वो यहाँ जनरल प्रोविजन में रखेंगे। बट अगर हम इसको क्रिटिकली देखें, तो ये स्ट्रगल फॉर पावर में भी है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो ये फियर कि हमारे मेंबर्स को मैनूवर किया जाएगा और इससे हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसमें फिर पावर की का कॉन्टेक्स्ट भी मौजूद है। दोनों साइड्स में आप इसको देख सकते हैं। देन इसके बाद आपकी 15th अमेंडमेंट तो हमने डिस्कस कर ली, ऊपर वो जो बात तो हो गई उसकी। देन 16th अमेंडमेंट। अब 16th अमेंडमेंट ये आपकी प्रॉपर जनरल प्रोविजन है जी। इसमें कोई ऐसी पॉलिटिसाइजेशन या ऐसा इशू नहीं है। 1999 में ये जो है वो पास हुई, और ये हुआ ये कि 1973 में जो आपका कोटा सिस्टम था, फेडरल जॉब्स में जो कोटा सिस्टम था आपका, वो 20 इयर्स के लिए सेट हुआ था जी। तो वो 1993 में तो 20 इयर्स पूरे हो गए हुए थे। लेकिन जिस तरह हमने बात की कि हंग पार्लियामेंट थी, नहीं जो है वो चीजें हो पा रही थी, तो फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 1993 आपने अपने जो वो आपका 20 इयर्स का कोटा था, उसको आपने फर्दर 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया 2013 तक के लिए। फिर 2013 में इसको फर्दर आगे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत नहीं थी इस प्रोविजन में अब, तो इसको जनाब अ, आपने फर्दर एक्सटेंड कर दिया। ये कोटा, ये एक बहुत बड़ी जो है तो जनरल प्रोविजन, ठीक है जी, कि आपके तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, अ, उनको आप मौके क्रिएट करते हैं। ज़रूरी नहीं होती कि आप इक्वल ट्रीटमेंट के ज़रिए ही बराबरी बनाएँ। आपको जनाब अनइक्वल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। ये ज़हन में रखें। लेकिन आज कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में देखें हम, तो जिस तरह हमें जो यानी कि ये 2017 का सेंसस, और अगर इस पे जो इश्यूज और डिबेट्स हैं, और अगर हमको फ्यूचर में न्यू सेंसस जल्द से जल्द करते हैं, तो हमें फिर ये अपना कोटा सिस्टम भी इसको रिविजिट करना पड़ेगा। हम इसको ज्यादा देर तक इस तरह नहीं चला पाएंगे। आपको जो है वो प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज को एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इस प्रोविजन से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी अनडेमोक्रेटिक फोर्स, किसी की भी पावर इसके साथ कनेक्टेड नहीं है कि वो इसके जरिए को पावर कैश कर लेगा।
तो इस पे इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं हुआ। इसको तो एक्सटेंड करने में ही आपको जो है 6 साल लग गए, 1993 में कर देनी चाहिए थी, आपने 1999 6 साल लग गए। सो ये कोटा से रिलेटेड जनरल प्रोविजन। अभी तक की जितनी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, आपके पास ये कोटा की अमेंडमेंट ऐसी थी कि आप इसमें कुछ नया लोगों को ऑफर करते, बेटर फैसिलिटेट करते, लेकिन वो भी आपने कंजर्वेटिव मॉडल में कि जो पहले चल रहा था उसी को एक्सटेंड कर। 17 अमेंडमेंट हो चुकी हैं जी। आप 21वीं सदी में दाखिल होने लगे हैं और अभी तक मेरा जैसे जो एक आम सा सादा सा स्टूडेंट है पॉलिटिक्स का, तो मेरे नजदीक अभी तक 10th अमेंडमेंट ही है जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये अमेंडमेंट है जो एक ट्रू स्पिरिट में वर्किंग और गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो है एक बेहतर जो अमेंडमेंट नजर आती। 13 भी बेहतर है लेकिन उसमें भी पावर का कॉन्टेक्स्ट साथ मौजूद है। सो हमारी अमेंडमेंट्स का ट्रैक जो है ना जी, वो बड़ा अजीबोगरीब सा ट्रैक। दाखिल होते हैं जनाब आपके 21वीं सदी में। 1999 मुशर्रफ साहब का मिलिट्री कू आ गया जी। पहली लिजिटमेसी तो इन्होंने नए तरीके से रियल डेमोक्रेसी का नारा लगा के, पहले शुरू में अयूब ने लगाया था बेसिक डेमोक्रेसी, जिया ने लगाया था नॉन पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी, तो मुशर्रफ साहब ने आपको नया मंजन पेश किया रियल डेमोक्रेसी, जिसे नाजिम, तहसील नाजिम, डिस्ट्रिक्ट नाजिम और ये सारा, और वो बना के फिर उन्होंने रेफरेंडम करवा लिया, अपने आप को प्रेसिडेंट बनवा लिया उसमें से। लेकिन साथ साथ जुडिशरी से भी इन्होंने अपनी लिजिटिमेसी ली थी 3 साल की, कि 3 सालों में जनाब आप इलेक्शन कराओ और अवाम के नुमाइंदों को उनकी हुकूमत दे दो। तो उन्होंने उससे पहले ही अपना रेफरेंडम करा के अपनी सीट तो पक्की की ना जी। पॉलिटिक्स है, सब चलता है। लेकिन जो नई आपने अक्टूबर 2002 में इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट बनाई, वो पूरी उसको कहा जाता है किंग्स पार्टी, कि किंग्स पार्टी जो क्रिटिक्स इसको डेवलप करते हैं कि एक पूरी पार्टी बनाई गई और उस पार्टी के जरिए आपने जो है पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने कंट्रोल में की। लेकिन इसी पार्टी से और बाकी जो आपके पॉलिटिशियन थे, उनके जरिए 2003 में पार्लियामेंट से आपने मंजूर करवाई 17th अमेंडमेंट। पार्लियामेंट चलो, जो जिया दौर की पार्लियामेंट थी उसको तो फिर भी आप चलो माफी दे दो क्योंकि वो नॉन पार्टी बेस्ड पार्लियामेंट थी, लेकिन ये तो पार्टी बेस्ड पार्लियामेंट थी। इस अमेंडमेंट में जो 13th में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स थी, वो दोबारा वापस चली गई वो 8th वाले तनाजुर में, यानी आपका प्रेसिडेंट फिर पावरफुल हो गया जी। खुद अपनी पावर्स जो है वो अपने बाजू काट के एक मिलिट्री जो डिक्टेटर इन यूनिफॉर्म, इतराज ये भी बहुत बड़ा कि उसको पावर्स आपने दे दी। जिसने इस अमेंडमेंट पे साइन किया ना जनाब, उसकी कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी पाकिस्तान, वो मेरी नजर में तो एक सीरियसली डाउट है। इस पे एमक्यूएम ने भी किया, चाहे जो मर्जी पॉलिटिकल आपकी नेसेसिटीज थी जो भी थी, लेकिन एक नजरियाती बुनियाद भी होती है। इस पर पीएमएलक्यू ने भी जो साइन किया, इस पर उस वक्त की जो एमएमए थी जिसमें मौलाना फजल रहमान भी थे, काजी हुसैन अहमद भी थे, बाकी भी सारे जो ग्रुप्स थे उन्होंने भी साइन किया। इस पर आपके मेरे हम सब के हर दिल अजीज जो है वो इमरान खान साहब ने भी साइन किया। इस पे आपके मेरे हम सब के हर दिल अजीज अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने भी इस पर साइन किया। इसकी आप तस्वीर देख सकते हैं, ऑनलाइन मौजूद है, बीच में मिलिट्री डिक्टेटर यूनिफॉर्म में और उसके इर्द गिर्द इस पे जो अब आपकी एएनपी ने भी साइन किया। जिस जिस पार्टी ने, जिस जिस लीडरशिप ने इस अमेंडमेंट को अप्रूव किया, चाहे बाद में वो माजरत करता रहे कि जी हमारे से गलती होगी बट इस अमेंडमेंट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पीएमएलएन ने सिग्नेचर नहीं किए, तो इसकी मतलब ये ना लें कि ये कोई बहुत बड़ी नजरियाती पार्लियामान की और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कोई नजरियाती सपोर्टर्स थी।
इनका वैसे ही जो है वो एक इख्तलाफी नोट डेवलप हो चुका हुआ था मुशर्रफ के साथ, तो वो इसलिए नहीं किया इन्होंने। तो कोई ये भी कोई आला अरफा मुकाम पे नहीं थे कि जनाब इन्होंने बड़ा कोई नजरियाती स्टैंड लिया, ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर्ड हुए हुए थे। तो वो बीइंग कॉर्नर्ड वो तो नहीं कोऑपरेट करना चाहते थे किसी भी तरह से जो है मुशर्रफ के साथ। सो आपकी 17th अमेंडमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में अगेन यहाँ स्ट्रगल फॉर पावर में फॉल कर गई। हाउएवर इसकी एक कुछ बेहतर साइड भी है इस अमेंडमेंट की। इसी अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपकी जो वुमेन की सीट्स हैं असेंबली में, उनको भी लीगल प्रोटेक्शन मिला जी। जो आपकी 60 सीट्स अब हो गई हुई है ना जी, वो भी इसी अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही उनको लीगल प्रोटेक्शन मिल गई। खैर, लेकिन वो ज्यादा वजह शोहरत अपनी जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर की वजह से ही जानी और पहचानी जाती है। ठीक है जी, 17th अमेंडमेंट हो गई है आपकी। मुशर्रफ दौर की एक ही अमेंडमेंट है, लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में 16 दिसंबर एक बहुत स्याह दिन है, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान भी और एपीएस का होलनाक वाकया भी। लेकिन मेरी नज़र में इससे भी बड़ा तारीख दिन ये है जिस दिन आपके सिटिंग पॉलिटिशियंस ने, जो आज बुलंगो बांग दावे लगाते हैं सब कि हमने जमहूरियत के लिए बड़ा सेक्रीफाइस किया है, इन सब ने मिल के ये अमेंडमेंट जो है वो पास करवाई। और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे स्याह दिन है। एनीवेज, आगे चलते हैं जी। और फिर अगली आती है आपकी 18th अमेंडमेंट। बड़ी तारीफें हैं जी, हाँ जी, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जी पाकिस्तान का, अप्रैल 2010। तारीफों के पुल बांध दिए जी। बहुत बड़ी अमेंडमेंट है जी। 8th अमेंडमेंट में पावर प्रेसिडेंट के पास, 13th अमेंडमेंट में वापस प्राइम मिनिस्टर के पास, 17th अमेंडमेंट में फिर प्रेसिडेंट के पास, और 18th अमेंडमेंट में दोबारा प्राइम मिनिस्टर को एम्पावर किया गया। लेकिन 18th अमेंडमेंट में बहुत सी प्रोविजंस हैं जिनको, इसके कुछ की फीचर्स को देखना जो है वो जरूरी है। करंट अफेयर की मैंने अपनी क्लासेस में तो इसको बड़ा डिटेल में करवाया भी हुआ। यहाँ हम फिर भी की एस्पेक्ट्स इसके देख लेते हैं। एक तो फिर आपने रिस्पेक्ट की रीजनल आइडेंटिटीज की। सिंध का ऑफिशियल नाम सिंध हो गया, SINDH। बलूचिस्तान पहले नाम था, ये बलोचिस्तान, ये ओ हो गया। मैं इसको जरा दोबारा ठीक कर देता हूँ, बलोचिस्तान हो गया। आपके NWFP को KP खैबर पख्तूनख्वा का नाम हो गया। हाँ, आपका पंजाब पंजाब ही रहा। आई बिलीव के ये भी नाम तब्दील तो होना चाहिए था। जैसे आप अंग्रेज लिख के गया पंजाब, तो आज भी हम पंजाब ही चल रहे हैं, लेकिन पंजाब में शायद फिर इतनी ज्यादा कोई लैंग्वेज की और आइडेंटिटी की इतनी ज्यादा ये हिस्सी मार दी, पहले गोरों ने मार दी, फिर एस्टेब्लिशमेंट ने मार दी, पॉलिटिशियंस ने मार दी। तो इसका नाम भी पंजाब होना चाहिए था, लेकिन खैर नहीं हो सका। यहाँ पे इतना शऊर ही को नहीं है पंजाब में। पंजाब वैसे ही जो है वो बटा हुआ तकसीम है, इंडिविजुअलिज्म और जो है वो अर्बन रूरल डिवाइड में, नॉर्थ साउथ की डिवाइड में। यहाँ पर तो बाकी जगहों पर लैंग्वेज जिस इलाके की गई उसका शऊर गया, सियासी शऊर गया, हर चीज गई। तो पंजाब में तो ना कोई सियासी शऊर है और ना ही पंजाब में कोई जो है वो, ये आज PDM की तहरीक के कॉन्टेक्स्ट में आज समझते हैं जनाब कि लो जी पंजाब जाग रहा है, और ये सब बकवास है। लोग वेस्टेड इंटरेस्ट हैं लोगों के, महंगाई आज कम हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए, आटा मिल रहा हो, तो पंजाबी घर में बैठ के आराम से कुछ भी नहीं जो, तो कोई सियासी शोर वगैरह जो है, और पंजाब ये एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। बाकी आपके रीजन्स में जो आपकी रीजनल आइडेंटिटी की की जो इम्पोर्टेंस है वो लैंग्वेज के साथ जो है वो कनेक्टेड है। पंजाब में तो पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती ग्रास रूट लेवल पे। यहाँ तो
फर्स्ट ईयर में आके बच्चा पंजाबी पढ़ता है और वो भी ऑप्शनल के तौर पर। पंजाब में तो पंजाबी को समझा जाता है कि जो बंदा पंजाबी बोल रहा हो, ये जाहिल है, गँवार है। मैंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में पढ़ाया और मैंने ये देखा कि मैं पेशावर में भी पढ़ाता रहा। 2010 से लेके 16 तक मैं जाता रहा पेशावर में भी पढ़ाने। एक इदारे के साथ उस वक़्त वाबस्ता थे हम। फिर खुद की भी इंडिपेंडेंट क्लासेस भी लीं। तो वहाँ उस इदारे में मैंने देखा कि उस वक़्त एक पेपर होता था ये ईडीएस का, एवरीडे साइंस का। तो उसकी क्लास में जो है वो टीचर वहीं के थे, पख्तून थे और वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे और बच्चे ने सवाल किया, थोड़ी-सी बात पश्तो में चली और वो फिर वो पश्तो में पूरे का पूरा जो उसने जो है वो जनरल साइंस पढ़ानी शुरू कर दी और स्टूडेंट वर क्वाइट हैप्पी, नो इश्यू। जो स्टूडेंट्स आ रहे थे वहाँ पे क्लासेस में, वो क्लास के ब्रेक के दौरान लड़के-लड़कियाँ आपस में पश्तो में बात करते थे। ईज़ी, कोई इश्यू नहीं। कोई साइकिल पे आ रहा है या गाड़ी पे आ रहा है, वो आपस में पश्तो में बात कर रहा है। पंजाब में आप अगर किसी इदारे में, तालीमी इदारे में लड़का-लड़की या वैसे भी आप बैठ के बात कर रहे हैं, आप पंजाबी में बात करेंगे, तो वो तो आपको बड़ा गँवार समझा जाएगा। उस इदारे के जो रिसेप्शनिस्ट था, उसके पास स्टूडेंट्स आते थे, लड़के-लड़कियाँ, वो पश्तो में बात करते थे, वो उनसे पश्तो में जवाब देता था। किसी को कोई इश्यू नहीं होता था। मैं आज एक लेक्चर अभी पंजाबी में अपलोड कर दूँ, तो ये तो जाहिल है जी, गँवार है जी, इनको तो जो है वो तमीज़ कोई नहीं है बात करने की। ये पंजाबी के साथ हुआ, जो पहले अंग्रेज़ कर गया, फिर आपकी जो ये जो अ, रूलिंग एलीट थी, वो भी यही उसी पैटर्न पे चलाती रही और पंजाब में पंजाबी जो है वो एक जहालत का सिंबल बन गया, व्हिच इज़ क्वाइट अनफॉर्च्यूनेट। बाकी जगहों पे उन्होंने अपनी रीजनल आइडेंटिटीज़ को जनाब प्रोटेक्ट किया। सो खैर ये तो एक पासिंग रेफरेंस में बात होगी। तो रीजनल आइडेंटिटीज़ को रिस्पेक्ट किया गया जनाब। आपकी एजुकेशन का हमें कॉन्टेक्स्ट नज़र आता है जनाब। 16 ईयर के बच्चे तक को फ्री एजुकेशन 25 ए आर्टिकल रियासत प्रोवाइड करेगी। जी, आपकी माइनॉरिटीज़ को 100 आपकी सीट्स जो हैं इंक्रीज़ होके हर सूबे से जनाब आपकी जो है वो 10 एक-एक सीट सारे सूबों को 104 की आपकी सेनेट होगी। यानी कि 18th अमेंडमेंट को अगर हम देखें, तो जनाब आपकी 18th अमेंडमेंट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भी आएगी, एज़ अ जनरल प्रोविज़न भी आएगी, ठीक है? ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी आएगी, ठीक है? मौजूद है। ये स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी आएगी, अभी हम उस पे भी बात करेंगे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है जी, सारी प्रोविज़न्स में ये फॉल जो है वो आपकी कर रही हैं। फिर इसी अच्छा माज़रत ये एक शीट बीच में खाली हो गई। फिर इसी में आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दी, अच्छा स्टेप था ताकि बर्डन रिलैक्स हो जुडिशरी का, बहुत अच्छा स्टेप था। फिर इसमें प्रेज़िडेंट प्राइम मिनिस्टर की दोबारा वही पावर्स डिफाइन होगी, प्रेज़िडेंट की पावर्स डिफाइन होगी। ये जो शिफ्ट हुआ वापस कि जी पार्लिमान को हमने स्ट्रेंथन कर दिया, हमने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी ट्रू स्पिरिट में कर दिया। जनाब आर्टिकल 6 का कॉन्टेक्स्ट आपने लागू कर दिया जी, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कर दिया जी, ज़बरदस्त। बट इसमें भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन एंड पीएमएलएन जो उस वक़्त मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करती थी, इनका जो एक हिस्टोरिकल एंटागोनिस्टिक जो कॉन्टेक्स्ट है विद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो हमें नज़र आता है कि भाई नेचर पीपल को फैसिलिटेट करने की नहीं थी। नेचर थी कि मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, इनका रास्ता बंद करो हमेशा के लिए। जब आपकी सोच कंस्ट्रक्टिव ना हो, तो आप जितनी मर्ज़ी बड़ी डेवलपमेंट कर लें, वो पे ऑफ नहीं करती। 2010 की 18th अमेंडमेंट 2020 हो गया, 10 साल हो गए। आपके सूबे इतना ब्लेम गेम नहीं करते थे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, जितना होना शुरू हो गया। आप सेंट्रलाइजेशन क्लेम था जी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को आपने खत्म करना है। तो अब आपका प्रोविंस बजाते खुद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करता है। कौन सी ग्रास रूट लेवल पर सूबों ने इख्तियारात मुंतकिल किए हैं? कहाँ पर एक एफिशिएंट और इफेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इनिशिएट हुआ है। जो हुकूमत आई उसने अपनी मर्जी का लोकल गवर्नमेंट का एक्ट पास करा के अपनी मर्जी
की, एक्सपेरिमेंटेशन की, और उसमें भी कंसिस्टेंसी कोई नहीं। अभी तक भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं हुए। कहा जा रहा है जी कि इस 21 में हो जाएंगे, लेकिन अनलाइकली, हाईली अनलाइकली। ना पॉलिटिकल पार्टीज की इस तरफ तवज्जो। तो ये तो इन दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह 1990s में ये सफरिंग्स में गुजरी हैं, जिस तरह मुशर्रफ एरा में ये सफरिंग्स में गुजरी, तो अपनी उन सफरिंग्स का एक सॉर्ट ऑफ एक जो है वो आप अपनी एक ऑपोजिशन, जिसको आप ऑपोजिशन समझते हो, जाहिर है मिलिट्री को भी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में ना आए, उसको भी नहीं आना चाहिए, लेकिन जो सोच है उसमें वो जो कॉन्टेक्स्ट है इसका, वो इसको फिर स्ट्रगल फॉर पावर में भी फॉल करवा देती है इस अमेंडमेंट को। देन इसके बाद और भी बड़ी मजेदार चीजें इसमें, खास तौर पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिबेट पाकिस्तान में बड़ी मजेदार डिबेट है जी, कि हाँ जी सूबाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में 1956 में भी लिखा हुआ आइन में सूबाई खुद मुख्तारी, 62 के आइन में भी लिखा हुआ सूबाई खुद मुख्तारी, 73 में भी लिखा हुआ सूबाई खुद मुख्तारी, लिखा तो हुआ। क्या ये प्रैक्टिस हो रही थी? अब इस पे दो डिबेट्स हैं जी। एक डिबेट है कि जी ये नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। एक डिबेट ये है कि हाँ जी प्रैक्टिस हो रही थी। अब जो कहते हैं कि नहीं हो रही थी, वो कहते हैं जनाब कि जो ये फंक्शनिंग थी, ये थ्री टियर लिस्ट में डिवाइड थी। एक को कहते हैं फेडरल लिस्ट, वो महकमे जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। दूसरी आपकी प्रोविंशियल लिस्ट, वो महकमे जो आपका सूबा चलाएगा। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थी कंकरेंट लिस्ट, मुश्तरका लिस्ट, वो डिपार्टमेंट्स के जो आपका सूबा और फेडरल गवर्नमेंट दोनों चलाएगी। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया तो फिर वो केम इनटू फोर्स होगा। और अगर कोई प्रोविंस प्रोविंस ने कोई लॉ पास किया तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा जी। सो जी फेडरल गवर्नमेंट का क्योंकि उसकी टांग सूबों के मामलात में फंसी रहती थी, तो जनाब हकीकी मानों में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी। तो हुआ क्या बेसिकली कि आपने ये कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश की 18th अमेंडमेंट में। अब आपकी एक ही लिस्ट है, फेडरल लिस्ट। अदर देन फेडरल लिस्ट बाकी तमाम आपकी पावर्स आपके सूबों के पास। ठीक है जी। एक तो ये बयानिया है। दूसरा बयानिया जो है वो बड़ा मजेदार है कि भाई इंडिया में आज भी ये कंकरेंट लिस्ट चल रही है, तो क्या इंडिया के सूबे खुद मुख्तार नहीं है? क्यों जी? महाराष्ट्र काया पलट दी जनाब उसके लोगों ने, उसकी। गुजरात चाहे जितना मर्जी आप इख्तलाफ करें, इकोनॉमी वाइज काया पलट दी जी। पंजाब में आए बादल सिंह की गवर्नमेंट, अर्ली 21st सेंचुरी की, काया पलट दी उसने पंजाब की। ठीक है जी। दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, आम आदमी पार्टी काया पलट दी जनाब। सो कंकरेंट लिस्ट तो है वहां पे, फिर भी चल रहा है। तो सुबाई ये बड़ा वीक आर्गुमेंट है जी, कंकरेंट लिस्ट रहनी चाहिए एक फेडरेशन में। तो अब ये दोनों पैरेलल डिबेट्स जो है वो आपके यहाँ जो है वो ऑपरेटिव। लेकिन ये वाला जो पहले वाला स्ट्रक्चर है, ये हमें 18th अमेंडमेंट में के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा लगा है कि जी ये अप्लाई होगा जी, हमने फेडरल लिस्ट अबॉलिश कर, ओ सॉरी कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश करनी होगी जी, कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश। अब आपके सूबे खुद मुख्तार, क्या इस खुद मुख्तारी ने पे ऑफ किया है या नहीं किया? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है पाकिस्तान। हम देखते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी 2010 के बाद ऐसी हरकतें हुई हैं कि जिनमें सेंटर में फूड का डिपार्टमेंट बना हुआ है, सेंटर में हेल्थ को चेंज करके नाम बना हुआ है, सेंटर में एजुकेशन को भी चेंज करके डिपार्टमेंट का नाम तो दिया हुआ। हालांकि इसकी कोई गुंजाइश तो को नहीं है 18 अमेंडमेंट के तनाजुर में, लेकिन किया हुआ। और आपके प्रोविंसेस प्रोविंसेस के कॉन्टेक्स्ट में तो कंप्लीट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। हाँ अगर सेम पार्टी सेंटर में है और सेम पार्टी प्रोविंस में है, तब रिलेटिवली थोड़ा सा बेहतर। सो इस 2010 से 2020 ने एक चीज तो साबित की कि अभी आपका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इतना कैपेबल नहीं था कि जहां पर आप कंकरेंट लिस्ट अबॉलिश कर देते।
लेकिन जो इसका अदर दूसरी तरफ का फिर जो इसका ओपिनियन है इसी ए का, वो ये है कि ये 18th अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह जो आपका सिस्टम इवॉल्व हुआ है, इट नीड्स मोर टाइम। 60 साल जिस तरह के स्ट्रक्चर में आप रहे, उससे 10 सालों में आप जो है वो नहीं निकल सकते, यू नीड मोर टाइम। दोनों आपकी आपकी मर्जी है, बीइंग जो है वो स्टूडेंट के आप किसको बाय करना चाहते हैं। मैंने आपके सामने दोनों, यहाँ पे भी इस कॉन्टेक्स्ट में भी दोनों रख दी, इस कॉन्टेक्स्ट में भी दोनों जो आपके पास प्रोविजंस रख दी। लेकिन लार्जली जो मुझे लगता है कि 18th अमेंडमेंट और एनएफसी क्योंकि ऊपर नीचे ही हुए थे, ये हमें पॉलिटिसाइजेशन ही होती नजर आती है। ये और कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में तो हम देखते हैं फिर कि कोरोना पॉलिसीज पे कैसे एक सूबे की हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात एक्सपोज होके सामने नजर आ रहे। अब उसमें जब कोई ये कहता है कि 18th अमेंडमेंट को रिकंसिडर कर लो यार, तो इसमें अगर तो आप कहते हैं 18th अमेंडमेंट को मनवन इसको मुकम्मल तौर पर रोल बैक कर दो, तो जनाब नहीं, वो गलत है। हाँ, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन वही पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन एंड पीएमएलएन जो इसको इस व्यू से देखती हैं कि एनी बिड टू इवन रीस्ट्रक्चर और रिकंसिडर 18th अमेंडमेंट, वो जनाब रास्ता खोलने के मुतरादिफ होगा फौजी भाइयों के लिए। सो वो जो हमने शुरू में बात की कि जहाँ उनकी नेचर जो इंटेंशन थी वो अभी तक उसी तरह ही। सो इतनी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन रास्ता भी नहीं खुलना चाहिए। फौज का कोई काम नहीं सियासत के साथ कि वो डायरेक्टली सियासत में जो है वो आए। इनडायरेक्टली तो फिर आपको पता है कि हमारे मुल्क में क्या कुछ नहीं होता। खैर, लेकिन मजे की बात यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं भी करती, वो भी उनके जो है वो खाते में चला जाता कि जनाब, अब जो लोग अंदर से वाकिफ हैं और अंदर जानते हैं, वो जानते हैं कि आरटीएस जो है वो किसने जो है वो क्रैश कराया या कोलैप्स करवाया, वो उनको अच्छी तरह मालूम है। हम यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो इस पर बात नहीं कर सकते, लेकिन ये इसमें फौज का अमल दखल नहीं था, ये कुछ और ताकतें थी। तो लेकिन जो फौज करती है या एस्टेब्लिशमेंट करती है पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी नहीं करना चाहिए। आइन अगर स्ट्रांग हो, इदारे स्ट्रांग हो, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चला जा सकता है। और आइन कितना का स्ट्रांग है, 3 आपके आइन आए हैं, और जो आइन में भी अभी तक आप 18th अमेंडमेंट देख चुके हैं, 18 अमेंडमेंट्स हमने देख ली हैं। तो इनमें कितनी कोई खैर की चीज जो है मौजूद है, इंटेंशन ही प्रॉब्लमेटिक है। लो जी, और भी बहुत से एस्पेक्ट्स, लेकिन ज़ाहिर है मैंने सारी अमेंडमेंट्स को टाइम देना है, तो एक कॉन्टेक्स्ट, एक क्रिटिकल ओवरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में ही आपके साथ जो है वो चल रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद आगे हम आ जाते हैं अब 19th अमेंडमेंट पे, सॉरी आगे चलना, 19th अमेंडमेंट पे। 19th अमेंडमेंट का कॉन्टेक्स्ट, अच्छा अब याद रखिएगा जी, 19th और आपकी 20th और 22nd, ये तीनों अमेंडमेंट्स ये इन लाइन विद 18th अमेंडमेंट है जी, रेड विद 18th अमेंडमेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी अगर कभी भी किसी भी स्टेज पे इस मुल्क में 18th अमेंडमेंट रिपील होती है, तो ये ज़हन में रखिएगा कि 19th, 20th और 22nd में भी फिर उसका जो है वो उस पे इम्पैक्ट आएगा उसका, ये ज़हन में रखिएगा, ये ज़रूरी है। खैर, 19th, 20th, 22nd, ये आपकी जनरल प्रोविजंस हैं जी, तीनों आपकी जनरल प्रोविजंस। कोई पॉलिटिक्स और कोई इस तरह का इशू और कोई पावर, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, कोई ये वो नहीं, ये जनरल प्रोविजंस। 19th अमेंडमेंट रिलेटेड टू आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हैं जी, कि जनाब एक पार्लियामेंट्री कमेटी तो बना दी गई हुई थी, लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में सारे आपने सेनेटर रखे हुए थे, और अगर सॉरी सॉरी नेशनल असेंबली के मेंबर थे, और अगर कल को नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या नहीं होती, तो जनाब हाफ ऑफ द मेंबर्स तो कम से कम सेनेट से ले लें। तो ये तो आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से रिलेटेड है, और ये ठीक है, कोई इसमें इतना कोई इशू नहीं है। 2010 की ये अमेंडमेंट है, सेम ईयर की, तो ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा कोई वो इशू नहीं है।
20th अमेंडमेंट में कमिटमेंट है आपकी बड़ी पार्टीज की पर्टेनिंग टू जो है वो फ्री इलेक्शन जी। अच्छा, 22nd अमेंडमेंट में अपॉइंटमेंट है आपकी उसकी जो क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर जो उसकी पावर्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। सो ये तो इन लाइन विद 18th ही है जी, ये याद रखिएगा। सो ये तो आपकी जनरल प्रोविजंस है तीनों, इसमें तो इतना एज सच कोई वो इशू वाली बात नहीं है। आपकी ये 19th, 20th एंड 22nd फंक्शनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। हाउएवर जो आपने पावर्स दी ईसीपी को, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो आपने फ्री इलेक्शन का की जो कमिटमेंट नजर आती है और जो अपॉइंटमेंट है, इन तीनों को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है। लेकिन खैर वो आपकी पॉलिटिसाइजेशन का हिस्सा है, वो कोई स्ट्रगल फॉर पावर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। ये पॉलिटिसाइजेशंस चलती हैं पाकिस्तान में, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसमें ये पॉलिटिसाइजेशंस तो नहीं होनी चाहिए लेकिन चलती हैं। खैर जी, अगली अमेंडमेंट जो आपकी है वो ये 23rd का तो हमने जिक्र कर लिया, ठीक है जी। 24th को फिर देखते हैं जी। अगली अमेंडमेंट आपकी 24th अमेंडमेंट है, और 2017 की अमेंडमेंट है। आपका 2017 का इलेक्शन, वो सॉरी इलेक्शन कह रहा हूँ, सेंसस हुआ, और सेंसस के बाद जो है वो आपका सिंध का जो प्रोविंस है वो तो 23% पे फिक्स रहा। लेकिन आपकी पंजाब की जो आबादी है वो कम हुई, आपकी केपी की, बलूचिस्तान की और इस्लामाबाद कैपिटल, इनकी आबादियां जो है सेंसस में ज्यादा शो हुई। तो पंजाब की पहले 149 सीट्स थी, इनकी 8 सीट्स इनसे लेके बाकी जगहों पर, यानी डीलिमिटेशन, ये 141 कर दी गई जो इलेक्टेड सीट्स थी। जो वुमेन और वो बाकी हैं वो तो इलेक्शन के बाद फिर पार्टीज का कोटा होता है ना जी। तो ये डीलिमिटेशन से रिलेटेड थी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज से रिलेटेड, माजरत लफ्जी मुंह पे नहीं चल रहा था। तो ये भी जनरल प्रोविजन है आपकी 24th अमेंडमेंट। लेकिन जिस तरह का सेंसस हुआ वो उस पर ऑब्जेक्शन है, और ये बात तो फैक्ट है। अब इसको कोई छुपाना चाहे या जो मर्जी करना चाहे कि जिस दिन कराची 2 करोड़ से ऊपर रिपोर्ट हो रहा था तो उसके बाद कागज बंद कर दिए गए थे कि बस जी ठीक है, अब इससे ऊपर बस रोला पड़ जाएगा बहुत ज्यादा जी, छोड़ो इसको, रोको रोको रोको। तो प्रॉपरली उसको रुकवाया गया। किसने रुकवाया, क्या रुकवाया, कोई इस मुल्क में पूछने वाला तो कोई नहीं होता। तो जिस दिन कराची इस सेंसस में 2 करोड़ से ऊपर जाने लगा था तो हर चीज रोक दी गई थी। और यही अब वहाँ की लोकल पार्टीज भी और सूबे की पार्टीज भी, उनमें ये ये आवाज तो उठाई जाती है, कुछ को उससे फायदा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ। अगला कोई भी सेंसस हुआ, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ तो सेंसस भी जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं होते। बहुत सारे जो फोर्सेस हैं उनको फिर अपने फ्यूचर जो है वो एट स्टेक नजर आ रहे होते हैं। तो कल को कहीं भी इस ये अमेंडमेंट भी आपको ये इसमें तब्दीली तो लानी पड़ेगी। कभी ना कभी तो पाकिस्तान ठीक होगा ना जी। कब तक आप जोर जबरदस्ती के साथ सियासी जमातें या अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस, कब तक? कभी तो मेरिट पे और ट्रू स्पिरिट में चलेगा, पर शायद मेरिट पे चल ही नहीं सकता। एक दफा आपने मेरिट पे चलाने की कोशिश की थी 1970 के इलेक्शन में, तो मुल्क की 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एनीवेज, आगे चलते हैं जी। अगली आपकी अमेंडमेंट बड़ी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जी, क्या बात है, दुनिया को आपने अश अश करा दिया जनाब कि हमने 25th अमेंडमेंट कर दी 2018 में, मर्जर कर दिया जी हमने फाटा का। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, क्या बात है जी। जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रवीण है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, पॉलिटिक्स है, देखें जहां पॉलिटिसाइजेशन हैं वो हमारे वो स्ट्रगल फॉर पावर तो इंटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है ना। तो पॉलिटिसाइजेशन ओके, हम उन पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन है ये जनरल प्रोविजन फटा की। अब ये कैसे है 25th अमेंडमेंट जो है वो, अब देखें जी, आपका जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था ना, पीपल्स पार्टी और
पीएमएलएन के दरमियान, मुशर्रफ एरा में लंदन में, उसमें भी ये पॉइंट है कि मर्जर होगा जी फाटा का विद केपीके। ओके। 2008 से 18 तक इन्हीं दो पार्टी की गवर्नमेंट थी, डिबेट होती रही, डायलॉग चलता रहा, लेकिन मर्जर हो गया। इस पर कुछ पार्टीज को इतराज भी था। हमने तो ये देखना है कि क्या मर्जर से फाटा की तकदीर बदल सकती है या बदली। इतनी जल्दी तो नहीं बदलनी, 2 साल ही हुए अभी तो। अभी तो मुकम्मल उसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में चीजें तो कई जो 2025 के बाद जाके अप्लाई होनी। लेकिन जो डिबेट है कि एक तरफ तो आप न्यू प्रोविंसेस का मंत्रा बड़ा ज्यादा चलाते हैं, कहते हैं जनाब इन्हीं पार्टीज ने साउथ पंजाब का नारे भी लगाए, ठीक है जी, इन्हीं पार्टीज ने बहावलपुर का नारा भी लगाया, सही। फिर आपके सिंध में भी महाजर एरियाज को अलहदा सूबा बना दो, बलूचिस्तान में भी सब जानते हैं जी पश्तून और बलोच एरियाज में डिफरेंसेस मौजूद हैं। फिर आपके हजारा का एरिया भी 2010 से इन एरियाज में भी एबटाबाद डिवीजन के वहां पे भी चीजें चलती रही। तो भाई आपको तो आप तो जो है वो स्मॉल एरियाज में डिवाइड नहीं करना आपने, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बने आपके, या नहीं करना तो आप फिर गुड गवर्नेंस करें, मोर एंड मोर डिसेंट्रलाइजेशन करें। भाई ये मर्जर करके कौन सी गुड गवर्नेंस और कौन सी डिसेंट्रलाइजेशन। क्या सिंध के ईस्ट के एक्सट्रीम ईस्ट के एरियाज क्या वो बहुत डेवलप्ड है? क्या पंजाब का साउथ बीइंग पार्ट ऑफ पंजाब बहुत डेवलप्ड है? क्या बलूचिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस क्या वो बलोच के कंट्रोल में है? क्यों जी? क्या केपी में रिलेटिव डेप्रिवेशन है कि नहीं है? एक्सट्रीम साउथ के एरियाज खासतौर पर केपी के। भाई क्या है आपके पास कर्क में? लोगों के पास एग्रीकल्चर के लिए कंड्यूसिव जमीन को नहीं है। साउथ का एरिया बन जाता ना, या एक्सट्रीम नॉर्थ में चलेंगे। हजूर इस मर्जर से ऑलरेडी जो प्रेवलेंट आपके इश्यूज एक सूबे के थे वो आपने तो उसको और ज्यादा जो है उसको कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ी डिबेट जो आज से तकरीबन 10 से 15 साल बाद इसकी जब सही तरह से इसकी मैनिफेस्टेशन होगी तो तभी आपके सामने आएगा कि ये आपका फैसला ठीक था या गलत था। आई बिलीव के ये बड़ा हैपहैज़र्ड और एक पॉलिटिकल डिसीजन किया गया। मेरा ये जाती ख्याल है, आप उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। सो आपने मर्जर कर दिया, लेकिन ये मर्जर आज तक आप अपने एनएफसी के इशू नहीं एड्रेस कर सके, क्योंकि केपी तो मांगता है ना फिर कि भाई अब आपने नए इलाके दे दिए, पॉपुलेशन दे दी, तो मेरा तो एनएफसी में हिस्सा ज्यादा रखो। आपको कोई एक इशू तो नहीं बना? फाटा के स्टूडेंट्स फाटा सेक्रेटेरिएट से स्कॉलरशिप लेके, चलो उसमें सिफारिशें भी चलती थी व्हाट्सएवर, कम से कम थोड़ा बहुत उनके लिए प्रोविजन तो थी। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज जब तक आप पीपल को उसकी सोशल इंजीनियरिंग नहीं करते ना, तब तक नहीं आ सकती। बस आगे ग्रैंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आ जाए और पीपल की सोशल इंजीनियरिंग ना हुई और आप कहें लो जनाब कि क्या बात। अच्छा जी, 26 भी इसी के कॉन्टेक्स्ट में है जी। 26 में भी जो आपने, क्योंकि ये 2019 में हुई कि जो आपने जो है वो सीट्स की जो है फिर ट्राइबल एरियाज बीच में आ रहे हैं, तो वो सीट्स वगैरह उनकी सीट एडजस्टमेंट और अब वो कितनी असेंबली में सीटें वगैरह जो है वो रखेंगे। तो इससे जो है वो रिलेटेड जो है वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो आया। अच्छा मैं शुरू में 26 जो है वो 27 वो अमेरिका की मैं लिख के माजरत के साथ। लो जी, ये आपका
मेन स्ट्रीम सारे का सारा का अच्छा ये सारी आपकी यहाँ पे आएँगी, फॉल करेंगी 26 में। सो जनाब ये आपकी अ, मेन जनरल प्रवीण की अमेंडमेंट्स और इनसे रिलेटेड जो एनालिसिस या जो पॉइंट्स हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको चलाएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा आप पाक अफ़ेयर का अगर आप पेपर देख लें, इवन करंट अफ़ेयर का आप पेपर देख लें, तो उसमें आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेट्स से कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड अगर ऐसे आ गया, वहाँ आप इन प्रोविजंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वुमेन या वीकर सेक्शन से रिलेटेड है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी? ऐसे एसेज में भी आप इनका इस्तेमाल अ, कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये स्लाइड्स जो हैं वो शेयर हो जाएँगी मेरे उसमें टेलीग्राम वाले जो मेरा है अ, चैनल, उसको आप लोग जॉइन कर लें, टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और ये डॉक्टर एहतेशाम जान बट आप उसके सर्च कर लें तो आपको मेरा चैनल वो आ जाएगा, उसको आप जॉइन कर लें। तो ये उसमें अपलोड हो जाएँगी जी।